आफ्टरनून बच्चों। देखो आज 13 अप्रैल 2023 को मॉर्निंग सेशन में जो पेपर हुआ था उसको हम डिस्कस करेंगे। तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है जो एक्चुअल क्वेश्चन से एग्जैक्टली मैच करने ज़रूरी नहीं है, लेकिन रफली इसी टाइप के क्वेश्चन रहे होंगे। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये तो रिजिड बॉडी का क्वेश्चन है जो अपने क्लास नोट्स में हम कराते हैं। तो इसमें हमको दे रखा है कि कोई व्हील है जिसकी रेडियस r और ये व्हील ग्राउंड की फिक्स सरफेस के ऊपर बिल्कुल परफेक्ट रोलिंग कर रही है। अब इस व्हील पर कोई भी एक पार्टिकल है जिसको पार्टिकल ए बोला है, जो शुरू में इस व्हील के हाईएस्ट पॉइंट पर है। तो पूछा है कि जितने टाइम में व्हील आधा चक्कर कंप्लीट कर ले उतने टाइम में इस ए पार्टिकल का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो देखना है। तो बस क्या करेंगे कि आधे चक्कर के ड्यूरिंग इस पार्टिकल का x डिस्प्लेसमेंट अलग निकालेंगे और y डिस्प्लेसमेंट अलग। तो सबसे पहले हमको देखना है कि आधे चक्कर के ड्यूरिंग इस पार्टिकल का x डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, मतलब ये पूरा व्हील लीनियरली कितना आगे बढ़ जाएगा वो देखना है। ठीक है, तो हमको अच्छे पता है कि व्हील फिक्स सरफेस के ऊपर परफेक्ट रोलिंग कर रहा है, और हमने बताया था कि फिक्स सरफेस के ऊपर परफेक्ट रोलिंग करे तो रिलेशन क्या होता है, v सेंट्रोमास इक्वल ओमेगा r, और इसका इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा s सेंट्रोमास इक्वल थीटा r। तो बस आधे चक्कर में इसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, s सेंट्रोमास इक्वल थीटा r। तो बताओ आधे चक्कर में इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पाई इंटू r, तो आधे चक्कर में इसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट पाई r बोल सकते हैं ना, कि आधे चक्कर में इस व्हील का लीनियर डिस्प्लेसमेंट या सेंट्रोमास का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया पाई r। या दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि आधे चक्कर में ये जो भी पॉइंट पार्टिकल ए था उसका ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा पाई r। अब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट देखना है, तो हमको बताए कि आधे चक्कर में बताओ जो हाईएस्ट पॉइंट वाला पार्टिकल था लोएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाएगा, तो बताओ इस पार्टिकल का y डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 2r। तो बस आराम से बताओ कि आधे चक्कर के ड्यूरिंग इस पार्टिकल का x डिस्प्लेसमेंट पाई r, y डिस्प्लेसमेंट 2r। तो बताओ रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, रूट ऑफ x डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर प्लस y डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर, मतलब रूट ऑफ पाई r का स्क्वायर प्लस 2r का स्क्वायर। इसमें r कॉमन लेंगे तो कितना आएगा रूट ऑफ पाई स्क्वायर प्लस 4। तो आधे चक्कर के ड्यूरिंग इस पार्टिकल का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इतना होगा। ये फोर्थ आंसर करेक्ट होगा। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो इसमें हमको दे रखा है कि ये वाटर मतलब कोई तालाब है जिसमें पानी भरा हुआ है जिसका रिफ्रैक्ट इंडेक्स 4/3 और ऑब्वियसली बाहर का मीडियम एयर ही होगा। तो हमको दे रखा है कि पानी के अंदर कोई फिश है जो कि 8 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ऊपर की ओर मूव कर रही है, और तालाब की सरफेस के ऊपर कोई बर्ड है जो कि 12 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से नीचे की ओर मूव कर रहा है। तो बस हमको पूछा है कि ये फिश अगर बर्ड को देखे तो उसको बर्ड की इमेज खुद के रिस्पेक्ट में कितनी वेलोसिटी से अपीयर होगी वो देखना है। ठीक है, तो बस इतना देखते ही पता चल गया होगा कि इस बार कौन देख रही है, फिश देख रही है। तो बस फिश देख रही है मतलब फिश तो ऑब्जर्वर का काम करेगी, मतलब बड़ी सी आँख का काम करेगी। और किसको देख रही है, बर्ड को देख रही है, इससे जो बर्ड है वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो बस चलो मान लेते हैं कि किसी इंस्टेंट पर बर्ड की पानी की सरफेस से हाइट y है। तो हमको देखना है कि फिश अगर इस बर्ड को इस ऑब्जेक्ट को देखे तो इमेज सरफेस से कितनी हाइट पर अपीयर होगी वो देखना है। तो वैसे तो फॉर्मूला लगा सकते हो, लेकिन तुम चाहो थोड़ा सा रे डायग्राम भी बना सकते हो कि इस बार बर्ड ऑब्जेक्ट का काम करेगी ना। तो बताओ बर्ड जिस कलर की उस कलर की ऐसी रेज निकलेंगी, और बताओ बर्ड की रेज कहाँ से कहाँ जा रही है, एयर से वाटर में जा रही है, तो थोड़ी सी नॉर्मल की और मुड़ जाएंगी। तो ये रेस कहीं मिलेंगी तो नहीं, लेकिन कोई फिश पानी से देखे तो रेस इधर कहीं से आती हुई अपीयर होंगी, मतलब बर्ड तो यहाँ है लेकिन बर्ड की इमेज इसको इधर कहीं अपीयर होगी। तो बस हमको देखना है कि किसी इंस्टेंट पर बर्ड की हाइट y है तो उसकी इमेज कितनी हाइट पर अपीयर होगी वो देखना है। तो बस आराम से बताओ कि बर्ड से निकलने वाली रेस वाटर की प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्ट हो रही है, तो प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला लगाते हैं। श्रद्धा हो तो n2/v = n1/u लगा सकते हो, या तुम चाहो तो शॉर्ट फॉर्म में भी लगा सकते हो कि बताओ इमेज की डिस्टेंस इक्वल टू
ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस अपन एन रिलेटिव, जब तुमको पता होगा कि एन रिलेटिव क्या होता है n1/n2। तो तुम बताओ कि इस बार रेस कहाँ से कहाँ जा रही है, बताओ। एयर से वाटर में जा रही है, तो पहला मीडियम एयर है तो n1 एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, और दूसरा मीडियम वाटर है तो n2 वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये 4/3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो n रिलेटिव 3/4। तो बस हम बोल सकते हैं कि इमेज की डिस्टेंस इक्वल टू ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस तो कितनी है y, अपन n रिलेटिव कितना है 3/4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इमेज की डिस्टेंस इक्वल टू 4/3 इंटू y, ये आ गया। ठीक है, तो हम पक्का, सॉरी, है ना तो हम बिल्कुल पक्का बोल सकते हैं कि बर्ड में तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस y है, तो इस फिश को, इस बर्ड की जो इमेज है वो कितने डिस्टेंस पर अपीयर होगी 4/3y। अब इतना समझ सकते हैं कि ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज की डिस्टेंस 4/3 टाइम्स है, तो प्रोपोर्शनली dy/dt भी 4/3 टाइम्स होगा, मतलब इमेज की जो वेलोसिटी होगी वो भी 4/3 टाइम्स होगी। तो तुम बताओ कि ऑब्जेक्ट मतलब बर्ड की वेलोसिटी 12 है, तो उसकी इमेज की वेलोसिटी कितनी अपीयर होगी 12 का 4/3 टाइम्स, तो कितनी हो गई ये 16, इतनी हो गई। बस अब आराम से बताओ कि फिश तो 8 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ऊपर की ओर मूव कर रही है, और उसको बर्ड थोड़ी दिखेगी, इमेज दिखेगी ना। तो बस फिश 8 की वेलोसिटी से ऊपर की ओर मूव कर रही है, बर्ड की इमेज 16 की वेलोसिटी नीचे की ओर मूव कर रही है। तो फिश को अपने खुद के रिस्पेक्ट में इमेज की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी अपीयर होगी 16 + 8। दोनों की वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में, तो रिलेटिव के लिए ऐड कर देते हैं ना। तो फिश की वेलोसिटी 8 ऊपर की ओर, इमेज की वेलोसिटी 16 नीचे की ओर, तो फिश को बर्ड की इमेज खुद के रिस्पेक्ट में कितनी वेलोसिटी से अपीयर होगी 16 + 8, मतलब 24 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से खुद के रिस्पेक्ट में अपीयर होगी। तो फोर्थ आंसर करेक्ट है। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो इसमें हमको दे रखा है कि अर्थ के मास को हमने 9 टाइम्स कर दिया है और अर्थ की रेडियस को 4 टाइम्स कर दिया है तो अर्थ सरफेस के लिए इसके स्पीड कितने टाइम्स हो जाएगी वो देखना है। ये तो हमको अच्छे पता है कि किसी भी प्लैनेट या अर्थ की सरफेस के लिए भी इसके स्पीड बेसिकली क्या होती है √2gm/r। 2 कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, तो किसी प्लैनेट के सरफेस के लिए इसके स्पीड √m/r इस पर डिपेंड करेगी। तो बस आराम से बताओ कि अर्थ का मास 9 टाइम्स कर दिया है और अर्थ की रेडियस 4 टाइम्स कर दी है, तो इसके स्पीड √9/4 टाइम्स हो जाएगी, मतलब 3/2 टाइम्स हो जाएगी। तो फर्स्ट आंसर है। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो इसमें हमको दे रखा है कि कोई वायर है जिसका रेजिस्टेंस R है, पहले इसको V वोल्टेज की बैटरी जोड़ा है और शुरू में कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है P0 जितनी पावर कंज्यूम कर रहा है। अगले केस में हमने क्या किया कि इस वायर को 2 बराबर पार्ट में काट दिया और दोनों पार्ट को उतने ही, मतलब V वोल्टेज की बैटरी से ऐसे अलग अलग जोड़ दिया है। तो अब ये दोनों वायर टोटल मिला करके कितनी पावर कंज्यूम करेंगे। अब जो पावर कंज्यूम करेंगे इसको P बोला है, तो P0/P का रेशो निकालना है। कर सकते हैं ना। तो ये R का रेजिस्टेंस था, इसको V वोल्टेज की बैटरी जोड़ा है, तो पहले कितनी पावर कंज्यूम करेगा I²R भी लगा सकते हो, लेकिन बेटर है V²/R। बैटरी का वोल्टेज V है तो इसके भी अक्रॉस वोल्टेज V, तो शुरू में कितनी पावर कंज्यूम करेगा V²/R, और शुरू में जो पावर कंज्यूम कर रहा था उसको P0 बोला था, P0 इतना होगा। अब क्या किया है कि इस रेजिस्टर वायर को 2 बराबर पार्ट में काट दिया है, तो ऑब्वियसली इस टुकड़े का भी रेजिस्टेंस R/2 और इसका भी R/2। अब इसको भी V वोल्टेज की बैटरी जोड़ा है और इसको भी V वोल्टेज की बैटरी से बिल्कुल इंडिपेंडेंट ही जोड़ा है। तो अब दोनों मिलकर के टोटल कितनी पावर कंज्यूम करेंगे वो देखना है। तो बस बताओ, ये रेजिस्टर है, इसके साथ भी V वोल्टेज लगाया है, तो ये भी कितनी पावर कंज्यूम करेगा V²/R। तो V²/R की जगह R/2, और इसको भी V वोल्टेज की बैटरी लगाया है, तो ये भी कितनी पावर कंज्यूम करेगा V²/R की जगह R/2। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा 4V²/R। और सेकेंड केस में जो टोटल पावर कंज्यूम है इसको P बोला है,
तो बस हमको पूछा है कि पी नोट बाय पी का रेशो, पी नोट तो कितना है वी स्क्वायर ओपन आर ओपन पी कितना है 4v² ओपन आर। तो सॉल्व करेंगे तो रेशो 1/4 आएगा, जो रेशो 1/x दे रखा है। तो इस बार x का काम कौन करेगा 4। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो इसमें हमको देखा दो पार्टिकल हैं, उनके मास डिफरेंट हैं लेकिन दोनों के मोमेंटम का वैल्यू सेम है और उनकी काइनेटिक एनर्जी का रेशो 16/9 है। तो उनके मास का रेशो क्या होगा वो देखना है। तो खुद बताओ कि इस बार हमको काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम की फॉर्म में लिखना है और हमको पता है कि काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम की फॉर्म में कितनी होती है p²/2m। अब बताओ 2 तो बेचारा कांस्टेंट होता ही है और इस बार दोनों का मोमेंटम भी सेम है। तो बताओ मोमेंटम भी सेम है तो कंफर्म बोल सकते हैं कि इनकी काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू 1/m। मतलब अगर इनका मोमेंटम सेम हो तो इनकी काइनेटिक एनर्जी मास के इन्वर्सिव प्रोपोर्शन होगी, या उल्टा ही बोल सकते हैं कि इनका जो मास होगा वो काइनेटिक एनर्जी के भी इन्वर्सिव प्रोपोर्शन होगा। तो बताओ इनकी काइनेटिक एनर्जी का रेशो 16/9 है तो इन्वर्सिव प्रोपोर्शनली इनके मास का रेशो क्या होगा 9/16। तो ये सेकेंड आंसर करेक्ट है। चलो बच्चों इसमें क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो इसमें हमको दे रखा है कि कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है और उसका ए मतलब एम्पलीट्यूड 40 सेंटीमीटर है, मतलब 0.4 मीटर है। अब एसएचएम करते हुए किसी इंस्टेंट पर इसका इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेसमेंट कितना है a cos 30। a cos 30 मतलब √3a/2 है ना। तो कहने का मतलब ये है कि किसी इंस्टेंट पर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट √3a/2 है और उस इंस्टेंट पर इसकी काइनेटिक एनर्जी हमको 200 जूल दे रखी है। तो इसके एसएचएम का फोर्स कांस्टेंट कितना होगा, मतलब k कितना होगा वो देखना है। तो इनडायरेक्टली हमको एसएचएम करे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी वो देखना है। काइनेटिक एनर्जी स्पीड की बड़ी बहन होती है ना, तो उसके लिए हमको देखना है कि एसएचएम करे पार्टिकल की स्पीड कितनी होगी वो देखना है। तो हमको पता है कि कभी कोई पार्टिकल एसएचएम करे तो उसकी स्पीड डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में क्या होती है v = ω/√a² - x²। x² की जगह इन्होंने y शब्द यूज़ किया है। स्पीड इतनी है तो बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है हाफ mv², है ना। काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है हाफ mv²। तो हाफ m और v का स्क्वायर करोगे तो ये ω/n² और इसका स्क्वायर करोगे तो a² - y²। अब तुमको पता होगा कि ω/n किसको बोलते हैं √k/m को। तो ω/n का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ k/m। तो बताओ m से m कैंसिल, तो एसएचएम करे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में कितनी हो गई हाफ k a² - y²। बस इन सब की वैल्यू रखेंगे तो k आ जाएगा। तो बताओ इस इंस्टेंट पर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कितनी दे रखी है 200 = हाफ k तो निकालना है a। तो बताओ a इसका एम्पलीट्यूड, चलो एम्पलीट्यूड वैसे तो 0.4 मीटर है लेकिन लास्ट में रखूंगा, मैं ऐसे ही रहने देता हूँ a² - y। तो इस इंस्टेंट पर इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेसमेंट कितना है √3a/2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर सकते हो ना। तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कि इधर तो 200 आएगा = हाफ k और a² - √3a/2 का होल स्क्वायर को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा a/2 का स्क्वायर ये आएगा। बस अब वैल्यू रख दो। तो काइनेटिक एनर्जी तो कितनी दे रखी है 200 = हाफ k और a एम्पलीट्यूड तो वो कितना है 0.4/2 का होल स्क्वायर। k = कितना आ गया 2 को उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 400, इसको कैंसिल किया तो 0.2 और उसका स्क्वायर मतलब 0.2 × 0.2 इसको सॉल्व कर लेना तो k कितना आएगा 10⁴ है ना, 10⁴ न्यूटन पर मीटर। तो बस k 10⁴ आ रहा है और 10⁻x दे रखा है तो इसमें x की वैल्यू कितनी होगी 4। तो इसको इजीली कर सकते हैं हम। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो इसमें हमको दे रखा है कि कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो इसकी
टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, इसका पोजीशन एक्स के साथ ग्राफ कैसा होगा वो हमको देखना है। ठीक है, तो हमको अच्छे पता है कि बताओ टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, सिंपली काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी को उधर ट्रांसफ़र करें तो टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू कितना हो गया, काइनेटिक एनर्जी। तो बताओ ये टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ पूछा है, मतलब इनडायरेक्टली हमको काइनेटिक एनर्जी का ही ग्राफ पूछा है ना। तो इनडायरेक्ट इनके कहने का मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी का पोजीशन एक्स के साथ ग्राफ कैसा होगा वो देखना है। तो वैसे तो हमको पता है कि काइनेटिक एनर्जी का पोजीशन एक्स के साथ ग्राफ है साथ उल्टा कटोरा इस टाइप का होता है, मीन पोजीशन पर स्पीड या काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और एक्सट्रीम पोजीशन पर स्पीड या काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है। तो वैसे तो सेकेंड आंसर ऐसे ही कर सकते हैं, लेकिन फिर भी काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बना सकते हैं, है ना। उसके लिए हमको काइनेटिक एनर्जी का एक्स की फॉर्म में एक्सप्रेशन देखना है, तो पिछले क्वेश्चन में हमने किया था। उसके लिए पहले वेलोसिटी देखते हैं। तो मैं फटाफट लिख रहा हूँ कि एसएचएम में वेलोसिटी कितनी होती है, ओमेगा एन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का भी एक्सप्रेशन लिख सकता हूँ, लेकिन एग्जाम में कोई याद नहीं आती हैं चीज़ें, बेसिक से ही करते हैं। तो वेलोसिटी इतनी है, तो बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, और वी स्क्वायर करेंगे तो ओमेगा एन स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओमेगा एन रूट के बाय एम, तो ओमेगा स्क्वायर के बाय एम, एम से एम कैंसिल हो गया। तो इससे बताओ काइनेटिक एनर्जी का सबसे बेस्ट एक्सप्रेशन क्या आ गया, हाफ के ए स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। तो एसएचएम में काइनेटिक एनर्जी पोजीशन की फॉर्म में एक्सप्रेशन ये आ गया। बस अब हमको इसका ग्राफ बनाना है। ठीक, तो ग्राफ बनाने की स्किल है कि पहले हाफ के एक्स स्क्वायर का ग्राफ देखते हैं। तो हम सभी को बताया कि हाफ के एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है, अपवर्ड गोइंग पैराबोला, मतलब ऐसा सीधा कटोरा। तो बताओ हाफ के एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा है, तो माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होगा, उल्टा कटोरा। सही है ना, कि हाफ के एक्स स्क्वायर का ग्राफ सीधा कटोरा, तो माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर का ग्राफ उल्टा कटोरा, और उसमें हाफ के स्क्वायर और ऐड हो गया है, तो पूरा पूरा उल्टा कटोरा हाफ के स्क्वायर जितना ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। तो ग्राफ इस टाइप का होगा, है ना। और पता है कि कोई पार्टिकल एसएचएम करे तो x इक्वल टू प्लस ए से माइनस ए तक वाइब्रेट करता है, तो ग्राफ भी कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट करेगा, x इक्वल टू माइनस ए से प्लस ए, और ग्राफ उल्टा कटोरा मतलब पहाड़ के टाइप से होगा। ये सेकेंड आंसर करेक्ट होगा। चलो बच्चों 8 क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें हमको दे रखा है कि सेम वी वोल्टेज की बैटरी है, उसके साथ आर के 3 रेजिस्टर को लगा है, अलग अलग टाइप से लगा है। तो बस पूछा है कि किसमें इन रेजिस्टर की पावर कंज्यूम मैक्सिमम किसमें होगी वो देखना है। तो बस तुम खुद बताओ कि इस बार सबके साथ वी वोल्टेज की बैटरी लगाई हुई, तो कहने का मतलब है कि इस बार जितने भी नमूने हैं सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, वी है ना। तो कह सकते हैं कि इस बार जितने भी नमूने हैं सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम रखा है। पोटेंशियल डिफरेंस सेम रखा है, तो इस बार पावर कंज्यूम का फॉर्मूला वी की फॉर्म में लिखेंगे। तो बताओ पावर कंज्यूम का फॉर्मूला वी की फॉर्म में क्या होता है, वी स्क्वायर और ओपन आर, आर की जगह आर इक्वलेंट। तो बस कह सकते हैं कि इस बार पावर कंज्यूम के लिए बेस्ट क्या रहेगा, वी स्क्वायर ओपन आर इक्वलेंट। तो बस बताओ सबके अक्रॉस लगाया गया पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है, और पोटेंशियल डिफरेंस सेम है मतलब इस बार इनकी जो पावर कंज्यूम होगी वो 1 ओपन आर इक्वलेंट मतलब आर इक्वलेंट के इन्वर्स ही प्रोपोर्शन होगी, है ना। तो बस बताओ फर्स्ट केस में तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो इसमें इक्वलेंट रेजिस्टेंस मिनिमम होगा और कितना होगा R/3, और होता है इक्वलेंट रेजिस्टेंस मिनिमम होगा तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनली पावर कंज्यूम मैक्सिमम होगी। तो फर्स्ट केस में पावर कंज्यूम मैक्सिमम होगी, और जो सेकेंड केस है उसमें तीनों के तीनों सीरीज में तो इक्वलेंट रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा और कितना होगा 3R, और इक्वलेंट रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा तो पावर कंज्यूम मिनिमम होगी। तो मैक्सिमम फर्स्ट केस में होगी, ये आंसर रहेगा। इतना ही पता है कि अभी वोल्टेज सेम है, इससे पावर कंज्यूम के लिए वी स्क्वायर ओपन आर लगाया। अगर किसी क्वेश्चन में करंट सेम होती तो फिर पावर कंज्यूम के लिए आई स्क्वायर आर इक्वलेंट ये लगाते। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो इसमें हमको दे रखा है कोई कंटेनर है, ठीक है ना, इसका जो बॉटम है वही ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और इस कंटेनर में हमने दो ट्रांसपेरेंट लिक्विड भर दिए हैं।
तो d/2 थिकनेस तक कोई एक लिक्विड भरा है जिसका रिफ्रैक्ट इंडेक्स n1 और बची d/2 डिस्टेंस तक कोई दूसरा ट्रांसपेरेंट लिक्विड भरा है जिसका रिफ्रैक्ट इंडेक्स n2 है। तो पूछा है कोई ऑब्जर्व ऊपर से तो हवा से देखे तो इसको बॉटम की इमेज कितनी गहराई पर अपीयर होगी वो हमको देखना है। ठीक है, तो वैसे तो इस टाइप क्वेश्चन क्लास में कराया हुआ है। ठीक है, तो वैसे तो कई बच्चों को इसका रिजल्ट ही पता होगा कि कभी भी इस टाइप की सिचुएशन हो तो इस इमेज की अपीरेंट डेप्थ कितनी होती है, h1/n1 प्लस h2/n2 प्लस h3/n3। तो इसकी अपीरेंट डेप्थ कितनी होगी, h1 की जगह d/2/n1 प्लस h2 की जगह d/2/n2 डायरेक्ट आंसर है ना। लेकिन अगर किसी को अगर नहीं पता हो तो इसको हम बेसिक से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमको बताया कि ऑब्जेक्ट जिस कलर का होगा उस कलर की रेज निकलेंगी। और बताओ ऑब्जेक्ट की रेज इफेक्टिवली इन दोनों स्लैब से गुजर रही है ना। तो ऑब्जेक्ट की रेज इफेक्टिवली दोनों स्लैब से गुजर रही है। तो तब पहली स्लैब के कारण इमेज की शिफ्टिंग t1 1-1/n1 रिलेटिव और दूसरी स्लैब के कारण t2 1-1/n2 रिलेटिव। तो दोनों स्लैब से गुजरने के कारण इमेज की नेट शिफ्टिंग t1 1-1/n1 रिलेटिव प्लस t2 1-1/n2 रिलेटिव। जो हमको अच्छे बताए कि n1 रिलेटिव क्या होगा, n1 स्लैब ओपन n ऑब्जर्वर। तो n1 स्लैब तो n1 ओपन n ऑब्जर्वर 1 और n2 रिलेटिव n2 स्लैब ओपन n ऑब्जर्वर। तो n2 स्लैब n2 और n ऑब्जर्वर 1। तो बस इमेज की नेट शिफ्टिंग कितनी होगी, t1। तो t1 इस स्लैब की थिकनेस कितनी है, d/2 है ना। तो t1 तो कितना हो गया, इस स्लैब की थिकनेस d/2 1-1/n1 रिलेटिव n1 प्लस t2 की जगह इस स्लैब की थिकनेस d/2 1-1/n2 रिलेटिव की जगह n2 ही आएगा। इसको सॉल्व कर सकते हैं ना। इसमें 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो d/2 और इसमें 1 का मल्टीप्लाई करेंगे d/2, दोनों का एडिशन d आ गया है ना, माइनस ये d/2n1 और d/2n2। तो मैं क्या कर दूं, d/2 कॉमन ले लेता हूं तो 1/n1 प्लस 1/n2 ये नेट शिफ्टिंग हो गई। और हमको पता है कि शिफ्टिंग किस डायरेक्शन में होती है, इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन में। तो होता इंसिडेंट रे ऊपर जा रही है तो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगी और नेट इतना शिफ्ट हो जाएगी। तो बस अब इमेज की डेप्थ भी निकाल सकते हैं ना। तो बताओ ऑब्जेक्ट की डेप्थ कितनी है, d, और ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन में इमेज उतना ऊपर की ओर शिफ्ट हो गई है। तो बताओ इमेज की अपीरेंट डेप्थ कितनी होगी, ऑब्जेक्ट की डेप्थ माइनस शिफ्टिंग। तो इमेज की अपीरेंट डेप्थ कितनी होगी, ऑब्जेक्ट की गहराई माइनस शिफ्टिंग। तो ऑब्जेक्ट की डेप्थ तो d माइनस शिफ्टिंग कितनी है, d माइनस ये d/2 1/n1 प्लस 1/n2। ये d से d कैंसिल, माइनस माइनस का प्लस, तो ये कितना आ गया अपने पास d/2 1/n1 प्लस 1/n2। तो कौन सा थर्ड आंसर है वो करेक्ट है। ठीक, लेकिन इतना सारा किया, लेकिन ये क्वेश्चन क्लास में कराया भी था और साथ में रिजल्ट भी याद रखा था। तो डायरेक्ट याद होना चाहिए, कभी भी इस टाइप की सिचुएशन हो तो इमेज की अपीरेंट डेप्थ कितनी होती है, h1/n1 प्लस h2/n2 प्लस h3/n3 डायरेक्ट आंसर है, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 देखना। तो इसमें हमको पूछा है कि हीलियम +1 आयन है, उसमें इलेक्ट्रॉन के सेकेंड ऑर्बिट की रेडियस, और बेरिलियम +3 आयन है, उसमें इलेक्ट्रॉन के फोर्थ ऑर्बिट की रेडियस, इनका रेशो क्या होगा वो देखना है। तो हमको पता है कि हीलियम +1 और बेरिलियम +3 दोनों में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो दोनों हाइड्रोजन लाइक एटम है। और हमको होता है कि हाइड्रोजन लाइक एटम हो तो ऑर्बिट की रेडियस कितनी होती है, 0.529 एंगस्ट्रॉम n²/z। बस दोनों के ऑर्बिट की रेडियस निकाल सकते हो ना। बताओ हीलियम +1 के सेकेंड ऑर्बिट की रेडियस कितनी होगी, 0.529 एंगस्ट्रॉम n। तो सेकेंड ऑर्बिट है, इससे n तो 2^/z। तो हीलियम के लिए z कितना होता है 2। ऐसे ही बेरिलियम +3 के फोर्थ ऑर्बिट की रेडियस कितनी होगी, वो भी 0.529 एंगस्ट्रॉम n।
तो फोर्थ ऑर्बिट है, इससे n तो 4 का स्क्वायर अपन z, तो बेरिलियम का z कितना होता है 4। तो बस हमको R1/R2 का रेशो पूछा है, तब रेशो निकालेंगे तो 0.529 तो कैंसिल हो जाएगा। ये कितना है 4/2 मतलब कितना है 2, और ये 4 स्क्वायर अपन 4 कितना है 4, तो ये कितना आ गया 1/2। तो इनकी ऑर्बिट की रेडियस का रेशियो 1/2। फर्स्ट आंसर करेक्ट है।